$2500 के समथिंग आप मान सकते हैं अर्निंग हमारी। एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं डिजिटल शशांक यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है संडे और हर संडे हम लोग करते हैं एक नया पॉडकास्ट जिसमें कि मैं आपको मिलवाता हूं एक नए गेस्ट से और हम लोग सीखते हैं कि ऑनलाइन हम कितने तरीकों से पैसे कमा सकते हैं, कितने अलग अलग तरीकों से हम पैसा कमा सकते हैं। और उसी कड़ी में मैं आज आपको मिलवाने वाला हूं इंडिया के वन ऑफ द अंडरग्राउंड ब्लॉगर से, जिनकी वेबसाइट तो आपने गूगल पे बहुत बार देखी होगी। अगर आप गूगल पे कोई भी कीवर्ड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको बहुत बार इनकी वेबसाइट मिली होगी, बहुत बार आपने इनकी वेबसाइट पे जाकर के आर्टिकल पढ़ा होगा, लेकिन शायद आज तक आपको पता नहीं कि ये वेबसाइट उनकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दीपक भाई की, जो कि फाउंडर हैं blogging@in की। तो आज हम जानने वाले हैं उन्हीं से कि ब्लॉगिंग क्या होती है और एक फ्रेशर कैसे ब्लॉगिंग से अर्निंग कर सकता है और इनकी मंथली इनकम क्या है, मंथली अर्निंग अभी क्या चल रही है, और कैसे अगर हम कोई भी बिगिनर है तो कैसे वो ब्लॉगिंग को स्टार्ट करे और कैसे एक प्रो ब्लॉगर बन सकता है और कैसे अंडरग्राउंड होकर के भी महीने का $1000 से $2000 इजिली कमा सकता है। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी दीपक भाई की जुबान। तो दीपक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल शशांक यूट्यूब चैनल पे। तो दीपक भाई, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आपका जो ब्लॉगिंग जर्नी था वो स्टार्ट कैसे हुआ, मतलब कैसे आपने स्टार्ट किया। तो भाई सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा चैनल पे बुलाने के लिए। ब्लॉगिंग जर्नी जो था वो ऐसे स्टार्ट हुआ कि कॉलेज टाइम पे था। उस टाइम पे ये अराउंड 15-16 की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो वहाँ पे कॉलेज में क्या है कि वाईफाई वगैरह मिला हुआ था और फ़ोन मेरे पास था एंड्रॉयड उस टाइम पे। अब कॉलेज जैसे ख़त्म होने लगा और जो प्रेशर बनता है घर वालों की तरफ से कि यार आपको कुछ करना चाहिए, अब आपका कॉलेज भी ख़त्म हो रहा है और ये सब चीज़ें। और उसके दौरान क्या हुआ कि जो पैसे कमाने वाले ऐप्स आते थे उस टाइम पे, बैलेंस जिनसे अपन कमा सकते थे, रिचार्ज, जैसे कि ट्रू बैलेंस हो गया या फिर अपना एक होता था एम सेंड करके। तो इनसे जब मैंने थोड़ा बहुत बैलेंस कमाया तो मेरे को चीज़ें पता चली कि यार इंटरनेट से पैसे बनते हैं। तो वहाँ से बस ऐसे गूगल पे सर्च करते 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 कुछ ब्लॉग्स पढ़े थे मैंने, अभी नाम नहीं बताऊँगा ब्लॉग्स का। और वहाँ से मुझे पता चला कि यार ब्लॉगिंग होती है और वेबसाइट बना के अर्निंग करी जाती है। और इसमें एक चीज़ होती है कि जो blogspot.com होता है आपका, उस पर सबसे पहला मैंने ब्लॉग बनाया। तो वहाँ से भाई ब्लॉग्स से मालूम चला था। तो दीपक भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी हमारी ऑडियंस है मैक्सिमम सभी बिगिनर्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं एकदम सरल भाषा में आपसे जानना चाहूँगा, समझना चाहूँगा कि ब्लॉगिंग होती क्या है, और अगर कोई एक बिगिनर है तो अगर उसको ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी तो वो कैसे कर सकता है। अच्छा, तो देखो ब्लॉगिंग का सीधा सा अर्थ ये होता है कि आप अपनी एक वेबसाइट बनाते हो, यानी कि ब्लॉग बनाते हो, और उस पर जो ब्लॉग डालते हो या आर्टिकल पब्लिश करते हो उसको ब्लॉगिंग कहते हैं। मतलब उस काम को करने की जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है उसको ब्लॉगिंग अपन बोलते हैं। और रही बात अगर कोई बिगिनर लेवल पर ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहले उसको क्या है कि सीखना पड़ेगा स्टार्ट में। जैसे कि ऐसा नहीं होता है कि आपको आज मालूम चल गया कि ये ब्लॉगिंग ऐसे होती है। तो आपको पहले थोड़ा सीखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि ब्लॉग क्या होता है और डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, या फिर फ्री जो गूगल का है ब्लॉग स्पॉट यानी कि ब्लॉगर, ये क्या होता है। तो धीरे धीरे अगर आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करके थोड़ा सा सीखने की कोशिश करोगे तब आपको धीरे धीरे चीज़ें वहाँ से मालूम चलेंगी। तब जाके आप अपना जो ब्लॉग है वो स्टार्ट कर सकते हो। सो गाइस, सिंपल से आप समझ सकते हो कि जैसे ही जो वीडियो होता है, वीडियो के फॉर्म में आप इन्फॉर्मेशन लेते हो, वैसे ही टेक्स्ट के फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है उसको यहाँ ब्लॉगिंग बोलते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कि वीडियो बनाना पसंद नहीं होता बट वो भी ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए ब्लॉगिंग वन ऑफ द बेस्ट वे है। जिसमें कि अगर आपको किसी भी फील्ड के बारे में नॉलेज है, जस्ट लाइक मान लीजिए आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो आप उसके बारे में लिख करके अपना ब्लॉग बना सकते हो और वहाँ से भी काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो दीपक भाई, मेरा सबसे पहला आपका ये सवाल रहेगा आपसे कि पहले हमें सब कुछ जान लेना चाहिए ब्लॉगिंग के बारे में तब स्टार्ट करना चाहिए, या फिर हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर एक बिगनर है तो उसको सबसे पहले सब कुछ जानना चाहिए ब्लॉगिंग के बारे में A to Z, या फिर उसको स्टार्ट करना चाहिए और धीरे धीरे जैसे जैसे वो मुश्किलें आएंगी वो समझता जाएगा। आपके हिसाब से क्या करना तो चाहिए देखो भाई, बिगनर सबसे को। पहले क्या है कि उसको एक बेसिक ओवरव्यू लेना पड़ेगा यूट्यूब से। जैसे इसमें आपका आ जाएगा कि डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है, या फिर ब्लॉगर क्या है। और जो सेटअप की जो बारी आती है तो वो ऑटोमेटिकली आदमी जब करने लगता है, सामने चीज़ें आती है तो वो कर लेता है। पर अगर आपको ये पता ही नहीं कि आपको एक वेबसाइट बनानी है और डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, तो फिर वो तो सीखना पड़ेगा ना। तो बस ये थोड़ा बहुत ओवरव्यू सीख के एक बिगिनर अगर कोई नया बंदा है तो उसको स्टार्ट कर देना चाहिए। ये एक सही तरीका है। उसके बाद आने वाले समय में जब वो जैसे जैसे ब्लॉग पे एक्टिव रहेगा और जो प्रॉब्लम उसको फेस मतलब जो प्रॉब्लम उसके सामने आई तो उनको फेस करते करते जब वो सॉल्यूशन की तरफ गूगल पे सर्च करेगा या फिर यूट्यूब पे सर्च करेगा
तो उसको वहाँ से सॉल्यूशन भी मिलेगा और सीखने को तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा। तो एक बिगिनर को ऐसे स्टार्ट करना बिल्कुल भाई, चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है ना गाइज, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि हमारे लिए हर चीज़ें जब परफेक्ट हो जाएंगी तब हम स्टार्ट करेंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, बहुत सारे लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि भाई पहले ब्लॉगिंग के बारे में हम लोग सब कुछ जान लें कि ब्लॉगिंग क्या होता है, मतलब जितनी भी चीज़ें एडवांस लेवल की ब्लॉगिंग हम जब जान लें तब स्टार्ट करना चाहिए या फिर हमें स्टार्ट। देखो सिंपल सी बात है यार, जब मैं भी यूट्यूब में आता था तो मेरे को बहुत सी चीज़ें नहीं पता थी। आप स्टार्ट तो करो, जैसे जैसे आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, नई नई चीज़ें आएंगी आपके लाइफ में, आप सीखते चले जाओगे, तो आपको कोई भी चीज़ वो नहीं है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि दीपक भाई ने अपना खुद का चैनल बनाया है जिसमें कि दीपक भाई ने पूरा ए टू जेड समझाया है कि कैसे आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ तक कि कैसे आपको डोमेन लेना है, होस्टिंग लेना है। तो दीपक भाई का चैनल जरूर विजिट करना, नीचे मैंने लिंक भी दे दिया है। तो दीपक भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए, मतलब कि अगर कोई भी एक नया फ्रेशर है, ठीक है, एक बिगनर है, तो उसको मल्टी निच ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए या फिर माइक्रो निच स्टार्ट करना चाहिए, और इन दोनों में से जो भी स्टार्ट करना चाहिए उसके लिए एक प्रॉपर क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए उसको। देखो, अगर कोई बिगिनर बंदा है ना जो एकदम नए से चालू करना चाहता है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि उसको माइक्रो नीच में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि उसको सारे रैंकिंग टिप्स या रैंकिंग मेथड्स पता नहीं होते। अब अगर वो माइक्रो नीच बना लेगा और वहाँ पे एक कम कीवर्ड्स के साथ अगर वो ब्लॉग पोस्ट डालता जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो उसने 100 डाल दी और उसमें से अगर वो कोई ऐसा माइक्रो नीच चुन लेता है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो वो कभी रैंक कर ही नहीं पाएगा और वहाँ फिर वो हो जाएगा डीमोटिवेट, तो फिर वो ब्लॉग को छोड़ देगा। तो मेरे हिसाब से एक जो नया बंदा है उसको मल्टी निश ब्लॉग चालू करना चाहिए, क्योंकि उसके पास बहुत सारे कीवर्ड होते हैं और अलग अलग कैटेगरी बना के या किसी और के ब्लॉग से आइडिया लेके वो कोई एक या आधा कोई ऐसा कीवर्ड पकड़ लेगा वो, जिससे कि वो एक उसका पेज अपने फर्स्ट पेज पर रैंक कर जाएगा, उसको वहाँ से ट्रैफिक मिलने लगेगा। अब यहाँ पे जैसे उसको ट्रैफिक मिलेगा, वो देखेगा कि हाँ ट्रैफिक मिल रहा है, तो उसके अंदर एक थोड़ा सा मोटिवेशन सा भी आएगा कि यार ये जो मैंने कीवर्ड अभी चूज़ करा था ये रैंक कर रहा है। तो ऐसा उसको धीरे धीरे सीखने को मिलेगा। पर माइक्रो निश में एकदम वो बैठ जाएगा और अगर उसको पता नहीं है सारी चीज़ें, तो फिर वो इतनी आसानी से उसको उठा नहीं पाएगा। और अगर कोई माइक्रो निच ऐसा है जिसमें कि बिल्कुल ही मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो फिर वो सही चलेगा। पर एक अगर बिगिनर बंदा है तो उसको ये कैसे पता होगा कि किसमें कंपटीशन है और किसमें कंपटीशन नहीं है। तो मल्टी निच मेरे हिसाब से बेस्ट है। बिल्कुल भाई। तो भाई जैसा कि आपने अभी बीच में बोला कीवर्ड, तो मैं यहाँ पे आपसे एक पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे जो बिगिनर होते हैं उनका सबसे पहला यही सवाल होता है कि भाई कीवर्ड रिसर्च कैसे करें। तो आप अपने ब्लॉग के लिए खुद हाँ, कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हो, क्या आपने कोई टूल यूज किया था या फिर आप कोई टूल यूज करते हो, कोई टूल रिकमेंड करना चाहोगे ऑडियंस को, कैसे आप कीवर्ड रिसर्च करते हो और एक बिगिनर को कैसे करना चाहिए। तो देखो, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए ना सबसे बढ़िया टूल है, अगर अभी के टाइम पे अपन देखें तो एचरेफ, जिसको आरएफ भी बोलते हैं, rf.com जो करके है टूल, वो बहुत बढ़िया है। पर अगर आप हिंदी में जो है आपका ब्लॉग अगर हिंदी में है तो हिंदी के लिए आरएफ सबसे सही काम करता है। और उसके बाद अगर आपका ब्लॉग इंग्लिश में है तो सेमरस भी कर सकते हो आप। टूल सेमरस करके एक टूल आता है, उसका भी यूज़ आप कर सकते हो। अब यहाँ पे सेमरस और आरएफ ये दोनों टूल बहुत बढ़िया टूल है और इन्हीं टूल को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। मतलब मैं इन टूल को लगभग लगभग 2 से 3 सालों से यूज़ कर रहा हूँ रेगुलरली। तो वो अब आपको काफ़ी अच्छा ओवरव्यू देते हैं। अगर कीवर्ड की बात आती है तो कीवर्ड भी आपको उस पे फ़िल्टर वे में मिल जाते हैं कि यार इस कीवर्ड पे हमको काम करना चाहिए और इस पे हमारा इतना कंपटीशन है और इतना सीपीसी वगैरह है, इतना ट्रैफिक है। तो सबसे पहला जो नंबर पे बढ़िया टूल आता है वो तो rf.com है और दूसरा आता है shameless.com। जी गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा ये दोनों जो टूल्स हैं जो अभी दीपक भाई ने बताई, वन ऑफ द बेस्ट टूल्स माने जाते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए। और स्टार्टिंग में यार दीपक भाई क्या होता है, देखो आप भी जानते हो हम भी जानते हैं कि जो भी बिगनर्स होते हैं उनके पास तो इतना ज़्यादा बजट होता नहीं कि वो सेमरस या फिर एचरेफ को यूज़ कर पाएँ। तो उसके लिए आप क्या बताना चाहोगे और कोई आइडिया देना चाहोगे कि वो गूगल से भी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, मतलब कोई भी फ्री ऐसा टूल है जिसको कि वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हर किसी के पास पैसे होते नहीं हैं। अभी आप अर्निंग कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आपके पास भी एचरेफ यूज़ करने के पैसे नहीं रहे होंगे। तो एक बिगिनर कैसे क्या चीज़ों का यूज़ कर सकता है। तो अगर देखो, स्टार्ट में अगर आपके पास पैसे नहीं है, कोई बिगिनर लेवल का बंदा है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है टूल्स को, तो सबसे बढ़िया एक मेथड मैं बताता हूँ जो मेरा खुद का भी अपना है, वो मेथड रहता है और मैं आज भी उस मेथड को यूज़ करता हूँ। और ये मैं बता रहा हूँ हिंदी के लिए, आप इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि गूगल आपने खोला फ़ोन के अंदर और वहाँ पे आपने कोई कीवर्ड सर्च करा, मान लो जैसे कि अपना कोई भी कीवर्ड अपन पकड़ लेते, इंटरनेट से पैसे कैसे कमाएं। अब ये एक कीवर्ड आपने सर्च कर दिया गूगल पे और आपके सामने बहुत सारे ब्लॉग आ रहे हैं सामने कि यार इंटरनेट से पैसे कैसे कमाए। एग्जैक्ट जो टाइटल उन्होंने लिख रखा है कीवर्ड को, आप ऐसे अगर ब्लॉग देखते हो तो उसके बीच में आपको पीपल आस्क नाउ ऐसा करके एक ऑप्शन आता है गूगल का और नीचे आता है रिलेटेड सर्चेस। वहाँ पे आपको बहुत सारे कीवर्ड मिल जाएंगे। उन कीवर्ड में से अगर आप कोई ऐसा कीवर्ड चूज़ करते हो, मान लो इंटरनेट से पैसे कैसे कमाएं, आपने मेन कीवर्ड सर्च करा और उसके नीचे सजेशन में आ रहा है
कि 200 रुपये रोज़ कैसे कमाएं। और इस कीवर्ड पे अगर किसी ने क्वेरी डाली नहीं है, मतलब उनका जो 200 रुपये कैसे कमाए पे अगर आप क्लिक करते हो और जो आपके सामने गूगल में रिजल्ट आता है उस पर अगर जितने भी ब्लॉग की लिस्ट आती है किसी ने भी 200 रुपये कैसे कमाए लिखा हुआ है ही नहीं, तो फिर आप उस कीवर्ड को टारगेट कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि उस कीवर्ड को लोग तो सर्च कर रहे हैं पर किसी ने उसके ऊपर लिखा नहीं है, तो वही रिजल्ट गूगल शो कर रहा है जो गूगल को मतलब उठा रहा है गूगल कि पैसे 200 रुपये कैसे कमाएं। तो आप इस तरह की कीवर्ड टारगेट कर सकते हो जहाँ पे अगर किसी ने उसको टारगेट नहीं करा है और वो सजेशन में बार बार आ रहा है आपके सामने गूगल पे सर्च करने पे, तो वो बहुत बढ़िया कीवर्ड होता है, उस पर आप इजीली रैंक भी कर सकते हो। बिल्कुल भाई। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, अभी जो दीपक भाई ने आइडिया दिया ना, ये वन ऑफ द बेस्ट आइडिया माना जाता है। जस्ट लाइक मैं इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूंगा। जैसे मान लो दीपक भाई ने एक कीवर्ड बोला कि इंटरनेट से पैसे कैसे कमाएं। जब भी आप ये कीवर्ड सर्च करोगे ना, तो आपको नीचे देखो जब जाओगे तो वहां पे पीपल क्वेरीज मिलता है, रिलेटेड क्वेरीज। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप होटल में गए हो तो होटल में क्या होता है, मेन्यूज दिए जाते हैं। जस्ट लाइक आपने कॉफी पी लिया ना, तो आपको कुछ और सजेस्ट करेगा कि सर ये अच्छा है डिश। वैसे ही गूगल भी आपको काफी सारे कीवर्ड सजेस्ट करता है। जब आप कोई भी एक मेन कीवर्ड सर्च करते हो ना, तो उससे रिलेटेड काफी सारे कीवर्ड्स जो है गूगल वो सर्च करता है, सजेस्ट करता है। उनको आप ले करके उन पे काम कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, देखो गूगल सिंपल सी बात है, एक सर्च इंजन है। गूगल के पास क्वेश्चन सर्च किए जाते हैं। अब जितना कम आंसर्स रहेगा उतनी ज्यादा चांसेस है कि आपका जो ब्लॉग है, अगर आप उस टॉपिक पे आर्टिकल लिखते हो तो आपका ब्लॉग को गूगल पूछ दे और जल्दी से जल्दी आप ऊपर आ पाओ। और एक तरीका तो यह है। दूसरा मैं आपको एक ट्रिक और बताना चाहूंगा। ट्रिक तो नहीं, एक जनरल एक फंडामेंटल है कि जिस कीवर्ड पे आपको पहली वेबसाइट मतलब फ्रंट पेज पे पहले पेज पे कोरा मिल जाता है, कोरा.com, ठीक है, समझ लो कि उस पर थोड़ी ट्रैफिक कम है। मतलब कि उस पर आंसर जो है ना, गूगल को उसके बारे में पूछा तो बहुत लोगों ने है, बट उससे रिलेटेड गूगल के पास आंसर्स कम है। तो उन सब टॉपिक्स पे भी आप काम कर सकते हो। भाई मेरा नेक्स्ट सवाल ये रहेगा आपसे कि पोस्ट को कैसे रैंक कराएं। अगर हम कोई भी पोस्ट लिख रहे हैं तो उसको हम किस फॉर्मेट से लिखें, मतलब कितने वर्ड्स हमें लिखने चाहिए और कि हमारा वो जो पोस्ट है, वो आर्टिकल है, वो रैंक कर पाए। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये कि रैंक कराने के लिए आपको किस ब्लॉग के ऊपर रैंक कराना है, या जो भी कीवर्ड या आप टारगेट कर रहे हो उस पर जो भी ब्लॉग पोस्ट रैंक कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको उनको एनालाइज करना होगा। और फर्स्ट पेज के लगभग आपको 4 से 5 स्टार्टिंग के ब्लॉग तो पूरे एकदम डीप वे में एनालाइज करना पड़ेंगे, तब जाके आपको ये समझ आएगा कि उन्होंने कितने वर्ड का लिखा है, उनसे ज़्यादा वर्ड का आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने कितने इमेजेस यूज़ करे हैं, उसके बाद H2 हेडिंग हो गई। H2 हेडिंग में अगर उन्होंने रिलेटेड कीवर्ड यूज़ करे हैं तो वो भी आपको यूज़ करना पड़ेगा रैंक कराने के लिए। इसके बाद आजकल स्कीमा का चलन है, तो स्कीमा में FAQ हो गया और भी बहुत सारे स्कीमा होते हैं, वो भी आप लगा सकते हो। अगर सामने वाले बंदे ने नहीं लगाए हैं और आप अगर लगा देते हो तो फिर आप गूगल को आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जिसकी वजह से आपका रैंक होने का जो आपका ब्लॉग पोस्ट है वो रैंक करने के चांस उसके बढ़ जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि सामने वाले के ब्लॉग में जो चीज़ है वो तो मैं टारगेट करूँ अपने ब्लॉग पोस्ट में, उसके बाद ज़्यादा चीज़ें और क्या ऐड कर सकता हूँ। तो भाई आप जैसे आर्टिकल लिखते हो ब्लॉगिंग अड्डा में, तो जी। आप क्या मेन मकसद आपका क्या होता है जब भी आप कोई भी आर्टिकल लिखते हो? तो क्या 5 चीजें, कोई भी अगर बिगिनर है तो उसको आर्टिकल लिखते वक्त ध्यान देना चाहिए जिससे कि उसका जो आर्टिकल है वो फर्स्ट पेज पे या फिर सेकंड पेज पे जल्दी से जल्दी रैंक कर पाए एक बिगिनर का? तो 5 चीज़ें ऐसी हैं कि सबसे पहले तो आपको टाइटल पे ध्यान देना है कि टाइटल में आपको कीवर्ड ऐसे लगाना है कि वो कीवर्ड एकदम आपके टाइटल स्टार्ट होने के साथ स्टार्ट में ही आए। और दूसरी चीज़, आपका जो फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ है, फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में आपको कीवर्ड डालना है 1 या 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि फिर अगर वो आप बार बार डालोगे एक स्टार्ट के पैरा में तो वो कीवर्ड स्टफिंग हो जाते हैं, जिसको गूगल कभी भी रिकमेंड नहीं करता है। इसके बाद ये तो अपनी हो गई दूसरी चीज़। इसके बाद तीसरी चीज़ में आता है, अगर आपका ब्लॉग पोस्ट ऐसे किसी कीवर्ड पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन है तो फिर आपको उसका ऑन पेज के साथ साथ ऑफ पेज भी करना पड़ेगा। क्योंकि ऑन पेज तो आपने कर लिया, आपको ज़्यादा इमेज लगा दिया, आपने सारी चीज़ें कर ली ऑन पेज में, और इसमें फिर आपको ऑफ पेज में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अलग अलग वेबसाइट से उस पोस्ट को रैंक कराने के लिए लिंक बिल्डिंग करना पड़ेगी। लिंक बिल्डिंग का मतलब, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूँ कि अलग अलग वेबसाइट में आपके उस पोस्ट का लिंक होना चाहिए, ताकि गूगल को सिग्नल जाए कि हाँ ये एक पोस्ट है, और ये जितने भी आर्टिकल में आपके ब्लॉग पोस्ट का लिंक डला रहेगा वो उसको पुश करते हैं, और गूगल भी उसको फिर खुद पुश करेगा कि हाँ ये आर्टिकल में कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन है, जब भी इन्होंने इसको लिंक करा है और तो इसको ऊपर लेके आता हूँ। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से हर बिगिनर को ध्यान रखनी चाहिए। तो दीपक भाई, अगर कोई बिगिनर है तो उसको सबसे पहले क्या अपना प्रायोरिटी रखना चाहिए? कंटेंट को मेन प्रायोरिटी रखना चाहिए या बैकलिंक्स को मेन प्रायोरिटी रखना चाहिए ब्लॉग को रैंक देखो कराने के लिए? सबसे पहले तो कोई भी बंदा अगर न्यू है
तो उसको अपना जो कंटेंट है ना उसको बहुत बढ़िया लिखना चाहिए। बढ़िया से मतलब ऐसा नहीं कि आपने एकदम उसमें फूल पत्तियाँ लगा दी और ऐसा कुछ नहीं। कीवर्ड सही जगह होना चाहिए, एच टू हेडिंग सही जगह होना चाहिए, उसके बाद आपके जो रिलेटेड कीवर्ड होते हैं वो सही होना चाहिए, आपके इमेज के ऑल्ट टेक्स्ट में आपका कीवर्ड होना चाहिए, और बार बार कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं करना है, ऐसा नेचुरल लगना चाहिए अगर आप कीवर्ड डाल रहे हैं उसके अंदर तो। उसके बाद आपका जो होता है इमेज के अंदर रिलेटेड कीवर्ड, फोकस कीवर्ड आपका क्या है वो आप गूगल को बताने की कोशिश करोगे एकदम नेचुरल वे में। ऐसा नहीं कि आपने एक कीवर्ड डाला है बार बार, तो फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में एक दो बार आप कीवर्ड डाल लो, उसके बाद नीचे आपको जो फर्स्ट H2 हेडिंग होता है उसके अंदर कीवर्ड डाल सकते हो। बाकी की जो H2 हेडिंग आप बनाते हो, जैसे मान लो आप 5 हेडिंग बनाते हो तो 5 हेडिंग में आप 3 या 4 रिलेटेड कीवर्ड रख सकते हो नेचुरल वे में। उसके बाद अगर आप डिस्क्लाइमर दे रहे हो नीचे लास्ट में, मतलब आपका पोस्ट ख़त्म कर रहे हो, तो वहाँ पे फिर आपको एक बार कीवर्ड आपको दे देना चाहिए ऐसा करके कि मुझे उम्मीद है आपको ये मेरे द्वारा लिखा गया पोस्ट, फिर उसमें कीवर्ड फंसा दो, पसंद आया होगा ऐसा करके। तो ये एक सही वे रहता है कंटेंट लिखने का, और कंटेंट पे ही नए बंदे को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कंटेंट अगर रहेगा तभी आपके बैकलिंक काम करेंगे, तभी आपका ऑफ पेज काम करेगा। बिल्कुल भाई। तो आपने देखा कि दीपक भाई ने बताया कि मेन देखो क्या है ना, अगर आप एक बिगनर हो ना तो आपको बैकलिंक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और जाहिर सी बात है, देखो बैकलिंक पे आपको ध्यान देना है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एकदम ही नहीं ध्यान देना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जिस भी टॉपिक के बारे में आप आर्टिकल लिख रहे हो ना, आपका मेन प्रायोरिटी होना चाहिए उस टॉपिक के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देना। अब जाहिर सी बात है यार, आप हमारा वीडियो क्यों देखते हो? क्योंकि हम अपने वीडियोस में पूरा A to Z आपको कवर करते हैं किसी भी टॉपिक को। तो वैसे ही आपको भी अपने यूजर के इंटेंशन को देखना कि यूजर अगर आ रहा है तो वो जो चीजें जानना चाहता है क्या उसको वो चीजें मिल रही है कि नहीं। मतलब सिंपल सी बात है, इंटेंट होना चाहिए। सिंपल सी बात है, गूगल सिंपल देखता है कि आपके कंटेंट जो आपने लिखा है आर्टिकल, क्या उसमें यूजर का इंटेंट मिल रहा है कि नहीं, यूजर का जो वैल्यू है, यूजर को वैल्यू मिल रहा है, तो सिंपल सी बात है गूगल उसको पुश करेगा। और बैकलिंक पे आप आगे जाके ध्यान दे सकते हो, ठीक है। और वैसे भी अगर आप कंटेंट अच्छा लिखने लगते हो तो धीरे धीरे आपको बैकलिंक्स मिलते जाते हैं और आपको धीरे धीरे आपकी अथॉरिटी भी बिल्ड हो जाती है, ठीक है। तो दीपक भाई अभी तक तो हमने जाना कि ब्लॉग कैसे स्टार्ट करना है और कैसे हम लोग रैंक होंगे। अब चलिए आते हैं आपकी थोड़ी बात करते हैं। तो अभी के टाइम पे दीपक भाई आपके कितने ब्लॉग्स चल रहे हैं और महीने की कितनी बना लेते हो? मतलब एवरेज आपकी मंथली इनकम क्या रहती है अगर हम बात करें तो अभी के टाइम पे मेरे मेनली 3 ब्लॉग चल रहे हैं, जिसमें से 2 ब्लॉग मेरे गूगल सर्प वाले हैं और एक ब्लॉग जो है मेरा उस पर ट्रैफिक आता है डिस्कवर से। और अगर मैं बात करूँ नीश की, हमारे ब्लॉग की, तो 2 ब्लॉग मल्टी नीश है और एक जो है वो न्यूज़ वेबसाइट के जैसा हम उस पर काम करते हैं। अब रही बात अर्निंग की, तो अर्निंग में यहाँ पे आपको ब्लॉगिंग अड्डा की शेयर करता हूँ। ब्लॉगिंग अड्डा की अर्निंग 800 से $1000 के बीच में हो जाती। इसमें एडसेंस का भी आता है और आपका गेस्ट पोस्ट का भी आता है, और जितनी भी चीज़ें मतलब साइट पे जो अर्निंग वे हैं वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो ब्लॉगिंग अड्डा के ऊपर ही हमारे जो ब्लॉग चल रहे हैं वो ब्लॉगिंग अड्डा से ऊपर ही हैं। तो ब्लॉगिंग अड्डा एक ऑफिशियल ब्लॉग है, इसीलिए इसकी मैं अर्निंग शेयर कर रहा हूँ। और आप अगर ओवरऑल अर्निंग की बात करें तो यहाँ पे आप मान सकते हैं $2500 के समथिंग आप मान सकते हैं अर्निंग हमारी ओवरऑल मिला के, जिसमें एडसेंस सहित सो एवरीथिंग आ गाइस, जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में दीपक भाई महीने का $2500, मतलब यार एक बिगिनर का तो ये सपना होता है दीपक भाई एक्चुअल में कि $2500 उनके लिए तो यार $250 भी बहुत बड़ी चीज होती है स्टार्टिंग में। तो यार आप समझ सकते हो कि यार इंटरनेट पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। आपको स्टार्ट करना है, सीखना है, सिखाने के लिए बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। आप यूट्यूब पे कोई भी चीजें सर्च करो आपको मिल जाएगा, बस आपको स्टार्ट करने की देरी है दोस्त। कभी आपका भी अच्छी अर्निंग होगी, आप भी यहाँ पे इंटरव्यू दोगे। तो बस जितनी भी मेरी ऑडियंस देख रही है उनसे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, यार स्टार्ट करो। ज्यादा सोचने की दिक्कत नहीं है, ज्यादा मत सोचो। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है ना दीपक भाई कि बस उन्होंने ये वीडियो देखा, बस कहानी खत्म। उसके बाद वो सोचेंगे भाई अर्निंग होती, बस उसके बाद वो स्टार्ट नहीं करते। तो आपको मेन चीज है ना स्टार्ट करना है और थोड़ा मोटिवेटेड रह के कंसिस्टेंटली काम करो यार। अर्निंग एक ना एक दिन तो यार दीपक भाई से भी ज्यादा आप करोगे, क्यों दीपक भाई? सही बात है, आपको सोचते नहीं रहना है, आपको पहले एक्शन भी लेना पड़ेगा, तभी जाके आप चीज़ें आगे चल के एक्सप्लोर कर पाओगे। आप बैठे बैठे सोचोगे तो उसमें कुछ होना जाना नहीं है आपका, बस आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, और साथ साथ में आपका जो दिमाग है वो भी थोड़ा सा ऐसा रह रहा है कि क्या करें, कैसे स्टार्ट करें। बस आप करो, स्टेप बढ़ाओ, एक स्टेप लोगे तो सेकंड आपको अपने आप मिल जाएगी। तो स्टार्ट करना ज़रूरी है।
बिल्कुल भाई। नहीं, बहुत सारे क्या होता है भाई, मैं आपको बता दूं, बिगिनर्स जो होते हैं ना वो खाली वीडियोस देखते रहते हैं मोटिवेशन के लिए। तो यार देखो, वीडियोस देखने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। जब आप एक्शन लोगे तभी आपकी लाइफ में भी एक्शन होने वाला है। मतलब भाई सीधी सी बात है यार, काम करोगे तभी पैसे आएंगे, बिना काम का कोई भी पैसा देने वाला नहीं है। ठीक है। तो दीपक भाई, मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा एक नया टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। अभी बीच में वेब स्टोरी का काफी ज्यादा चलन चला था, काफी सारे लोग वेब स्टोरी बहुत बड़ा मुद्दा लेकर के बहुत सारे वीडियोस बनाए। तो आपको क्या लगता है कि एक बिगिनर को वेब स्टोरी पे काम करना चाहिए या फिर कंटेंट पे काम करना चाहिए? वेब स्टोरी, हाँ, वेब स्टोरी पे काफ़ी ज़्यादा भी चर्चा हुई थी। तो देखो यार, कोई अगर बिगिनर है ना, तो उसको वेब स्टोरी पे काम करना चाहिए, पर उसको अपने जो कंटेंट है, मतलब जो आर्टिकल होते हैं, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। वो वेब स्टोरी बना रहा है तो उसको वेब स्टोरी से अर्निंग होगी अगर एडसेंस है तो, और आर्टिकल से भी अर्निंग होगी, पर आर्टिकल से अर्निंग थोड़ा सा लेट होगी, और वेब स्टोरी से एकदम क्विक वे में एकदम तुरंत अर्निंग होती है। तो उसको बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वेब स्टोरी बनाते हैं और आर्टिकल पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आप अगर वेब स्टोरी बनाना चाहते हो तो आपको बनाना चाहिए। नया बंदा जो है वो वेब स्टोरी बनाएगा तो तुरंत अर्निंग होगी, तो अंदर से एक मोटिवेशन भी आएगा, तो और बढ़िया से काम करेगा। पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वेब स्टोरी बनाने में ही मतलब उनका फोकस रखते हैं कि हाँ आप ये वेब स्टोरी बनाने है, 10 वेब स्टोरी 20 वेब स्टोरी रोज़ का वो बना दे रहे हैं। तो ये गलती नहीं करना है, कंटेंट पे भी ध्यान देना है और वेब स्टोरी आपको बनाते रहना है। और वेब स्टोरी हर बिगिनर को बनानी चाहिए क्योंकि वो एक अच्छी चीज़ है, पर लॉन्ग टर्म उसका जो है अस्तित्व मैं इतना प्रेफर नहीं करता उस चीज़ को कि वेब स्टोरी पे ही अगर आप डिपेंडेंट हो तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। कंटेंट पे ध्यान देना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो देखो क्या है, सिंपल यार, ब्लॉगिंग में आप क्यों आ रहे हो? सिंपल सी बात है, ब्लॉगिंग में या फिर ऑनलाइन दुनिया में आपको एक पैसिव इनकम का जरिया मिलता है। और अगर आपको पैसिव इनकम करना है ना, तो आपको ऑनलाइन में काफी लंबे समय तक स्टेबल रहना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है यार, वेब स्टोरी जो होता है ना, उसका ड्यूरेशन मात्र आपका 48 to 72 आवर्स रहता है। तो अगर आपको लॉन्ग टाइम इनकम करनी है ना, तो आपको पोस्ट पे काम करना पड़ेगा, आर्टिकल्स तो आपको डालने पड़ेंगे, कंटेंट पे आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसा कि दीपक भाई ने बोला कि यार एक बिगिनर को पैसा मोटिवेट करता है, सबसे बड़ी चीज पैसा है मोटिवेशन का। ठीक है। तो आपको वेब स्टोरी पे भी काम करना है, बट 5:1 का आप रेशियो रख सकते हो कि 5 वेब स्टोरी बना रहे हो तो एक कंटेंट आप डाल सकते हो, एक आर्टिकल डाल सकते हो। सो दीपक भाई, अभी के टाइम पे आपके कितने सोर्स ऑफ इनकम है? मतलब कि ब्लॉग, अगर हम ब्लॉगिंग की बात करें तो अभी आप एक ब्लॉग से कितने सोर्स ऑफ इनकम कर रहे हो? मतलब कितने सोर्सेज हैं ब्लॉग से अर्निंग करने के प्रेजेंट टाइम में आपके? तो हमारे अर्निंग सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले आता है एडसेंस, दूसरा आता है उसमें गेस्ट पोस्टिंग, उसके बाद एक हमारा जो है वेबसाइट डिजाइनिंग का भी हम काम लेते हैं, मतलब पूरी टीम है हमारी। तो अगर कोई जो बंदे आते हैं कांटेक्ट करते हैं कि हमें वेबसाइट बनवाना है, तो एक सोर्स ऑफ अर्निंग हमारा वो है। उसके बाद हम होस्टिंग भी सेल करते हैं, मतलब आपको अगर सर्वर चाहिए या आपका ब्लॉग होस्ट करने के लिए होस्टिंग चाहिए तो angryhost.in करके एक हमारी वेबसाइट भी है, एक वो भी हमारा अर्निंग सोर्स है। तो ये हमारे 3-4 अर्निंग सोर्स हैं अभी, एक मेन अर्निंग सोर्स। बिल्कुल भाई। तो दोस्तों, आपने देखा कि अभी के टाइम पे दीपक भाई के काफ़ी सारे अर्निंग सोर्सेज हो चुके हैं। देखो, स्टार्टिंग में आपके बहुत सारे अर्निंग सोर्सेज नहीं होंगे, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको $100 बनाने में महीने 2 महीने 3 महीने लग जाए। यार लोगों को साल साल भर लगा, मुझे खुद साल लग गया था पहले पहले $100 बनाने में। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको टाइम लगे, स्टार्टिंग में हर किसी को टाइम लगता है। तो आपको ये फोकस नहीं करना, आपका मेन इंटेंशन जो है ना स्टार्टिंग टाइम में वो होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करने का, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लेने का। ठीक है यार, अर्निंग तो होगी डेफिनेटली, अगर आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो ना तो आपको अर्निंग तो 110% होने वाला है। थोड़ा बस ये फोकस रखो कि आप जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जितना ज़्यादा नॉलेज ले सकते हो उस फील्ड के बारे में, उतना ज़्यादा नॉलेज लेने की आप ट्राई करो। तो दीपक भाई, आज के इस सेशन को एंड करने से पहले मैं आपसे 3 टिप्स लेना चाहूंगा किसी भी एक नए ब्लॉगर को। क्या 3 टिप्स फॉलो करना चाहिए जिससे कि वो जल्द से जल्द इनकम करने लगे? क्योंकि क्या होता है कि जब नए ब्लॉगर्स आते हैं, अपनी नए नए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो वो बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उनको क्या 3 टिप्स फॉलो करना चाहिए जिससे कि वो जल्द से जल्द अपने ब्लॉग से एक अर्निंग नए करने ब्लॉगर लगे? को मैं 3 टिप्स बताता हूँ यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो आपको सबसे पहले ब्लॉग स्टार्ट कर देना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ब्लॉग वर्डप्रेस पे स्टार्ट करें या फिर फ्री ब्लॉगर पे स्टार्ट करें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप फ्री ब्लॉगर पे स्टार्ट कर सकते हो, और जैसे आपको लगता है एडसेंस मिल जाता है, अर्निंग थोड़ी बहुत होने लगती है $1-2, तो आप उसको फिर वर्डप्रेस पे शिफ्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है कि जो आपका पैसा है, पैसे के पीछे आपको कभी नहीं भागना है, फल के पीछे कभी नहीं भागना है। मतलब बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जो सोच लेते हैं कि यार बस अब तो ब्लॉग बना लिए और अर्निंग होने लगेगी और ये वो। तो ऐसा कभी भी मत करो, अपने काम पे फोकस करो, पैसे के पीछे मत भागो। वो ऑटोमेटिक अगर आपका काम सही होगा तो पैसा भी आप कमा लोगे। तीसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि आपको ध्यान देना है समय पे, आपको समय देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो स्टार्ट तो कर देते हैं फिर बीच में बंद कर देते हैं उसको, तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी मत करो, समय आपको देना पड़ेगा। तो यही मेरे लिए
3 टिप्स है जो बेस्ट है, जो आपको फॉलो करनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने आज सीखा कि ब्लॉगिंग क्या होती है, कैसे अर्निंग कर सकते हो, A to Z आपने बहुत सी चीज़ें इस ब्रॉडकास्ट से सीखी होंगी। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, या फिर आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो वो कमेंट में आप जरूर पूछिएगा। और दीपक भाई का चैनल आप विजिट कर सकते हो, वहाँ पे दीपक भाई ब्लॉगिंग के बारे में काफ़ी सारी वीडियो डालते रहते हैं। वहाँ से आप सीख सकते हो कि ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करनी है, ठीक है, कैसे आपको अपने ब्लॉग को रैंक कराना, कैसे आर्टिकल्स लिखने हैं, A to Z। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ दीपक भाई के चैनल का, ठीक है, तो वो भी विजिट कर सकते हैं। एंड ओवरऑल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद।